सुबह सुबह का वक्त होता है। स्कूल में प्रार्थना के लिए घंटी बजाई जाती है। सभी लड़के अपने अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना ग्राउंड में आते हैं जहां प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद मास्टर साहब पूछते हैं कि आज कितने लड़के ऐसे हैं जो नहा के आए हैं। तो कुछ लड़के हाथ खड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं खड़ा करते हैं। जो नहीं खड़ा करते हैं उनसे कहते हैं तुम क्यों नहीं नहा के आए, तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। तो बच्चे कहते हैं कि मास्टर साहब हम अगले दिन नहा के आ जाएंगे। बच्चों को छोड़ दिया जाता है, सभी क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर अगले दिन को फिर बदबू का जो सिलसिला होता है वो कम नहीं होता है, फिर बच्चों की तरफ से बदबू आ रही होती है। मास्टर साहब फिर कहते हैं कि बताइए बच्चे कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो नहा कर आए हैं, वो कृपया हाथ खड़ा करें। तभी ज़्यादा संख्या में बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो होते हैं जो अभी भी नहा के नहीं आते हैं। मास्टर साहब फिर उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं कि अगली बार अगर प्रार्थना हो तो प्रत्येक बच्चा नहा के आना चाहिए। अगली सुबह प्रार्थना के लिए लाइन लगती है। बदबू का जो सिलसिला होता है वो कम नहीं होता है, बदबू फिर आ रही होती है। बच्चों से फिर पूछा जाता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज नहा कर आए हैं। तो सभी बच्चे अब की बार हाथ खड़ा कर देते हैं। अब के कोई ऐसा नहीं था जो नहीं नहाया कर आया हो। बदबू का सिलसिला फिर लगातार जो जारी होता है। तभी एक बच्चे को भेजा जाता है गांव के प्रधान के पास। गांव के प्रधान के पास जाके वो बताता है कि मास्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आप तुरंत विद्यालय पहुंचिए। मास्टर साहब तुरंत विद्यालय पहुंचकर मास्टर साहब से कहते हैं मास्टर साहब क्या बात है, कैसे याद किया। मास्टर साहब बताते कि 3 दिन से लगातार बहुत बुरी बदबू आ रही है, क्यों ना से देखा जाए बदबू कहाँ से आ रही है। प्रधान जी गांव का सफाई कर्मचारी होता है उसे बुला के लाते हैं। देखते देखते वो सेफ्टी टैंक के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ शौचालय का सेफ्टी टैंक होता है। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर बहुत बुरी दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती जब उसे हटाया जाता है, सेफ्टी टैंक के ऊपर से जो पटला पड़ा होता है सीमेंटेड, उसे हटाया जाता है तो उसमें से एक बच्चे की डेड बॉडी से बदबू आ रही थी। जो डेड बॉडी थी वो उसी स्कूल के एक छात्र की बॉडी थी। ये बात जब स्कूल से जब गांव पहुंचती है तो सैकड़ों की तादाद पे लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। वो पहुंचने के बाद जब देखते हैं और जब पुलिस इस केस का जब खुलासा करती है तो वाकई हैरान रह जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। रायबरेली के अंतर्गत एक लालगंज थाना आता है। शाम के तकरीबन 6 बजे होते हैं तो वीरेंद्र का बेटा पिंटू स्कूल से घर नहीं आता है। उसे काफ़ी तलाश किया जाता है, फिर भी वो कहीं नहीं मिलता है। स्कूल में भी जाके देखा जाता है कि कहीं स्कूल में किसी की दोस्ती के साथ रुक तो नहीं गया हो। सभी दोस्तों से संपर्क किया जाता है पर कोई भी नहीं बताता है कि हमने पिंटू को नहीं देखा। पिंटू के घर वाले और आसपास के जितने भी लोग थे सभी पिंटू की तलाश करते हैं पर पिंटू कहीं नहीं मिलता है। सुबह को सभी लोग इकट्ठे होकर लालगंज थाने में जाते हैं और एक गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, बताते हैं कि हमारा बेटा कल शाम से नहीं मिल रहा है, वो स्कूल गया था तब से लापता है। पुलिस वाले गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं और पिंटू की तलाश करते हैं। लगातार वो जहाँ इनपुट मिल रहा था, जहाँ कोई बता रहा था कि हमने पिंटू को वहाँ देखा था, पुलिस की टीम और घर वाले सब उसे तलाश कर रहे थे कि आखिर कहीं तो मिले, पर कहीं नहीं मिलता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बीत जाने के बाद पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल जाता है ग्रामीणों का। ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह जाम भी लगा देते हैं। पुलिस की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर पिंटू कहाँ गया। पुलिस वाले पिंटू के परिवार वालों से 3 दिन का वक्त और मांगते हैं कि हमें 3 दिन का टाइम दीजिए, हम 3 दिन में आपके पिंटू को खोज निकालेंगे जहाँ कहीं भी होगा। 3 दिन भी बीत जाते हैं, पिंटू का फिर भी अता पता नहीं पड़ता। पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि आखिर कहाँ पिंटू है, किसने छिपा लिया और किस हालत में है।
इधर परिवार वालों को जो 3 दिन का वक्त दिया था वो भी बीत जाता है। अब पुलिस वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा पिंटू के परिवार वालों का आक्रोशित फैल जाता है। वो धरना प्रदर्शन करते हैं, चौकी का घेराव करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि आप सही से पिंटू की तलाश नहीं कर रहे हैं, वरना पिंटू मिल जाता। इस तरह के आरोप पुलिस वालों पे लगाते हैं पिंटू के परिजन वाले। तभी पता पड़ता है कि लालगंज के एक प्राथमिक विद्यालय में किसी बच्चे की डेड बॉडी पाई जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जब बॉडी को देखते हैं तो वो पिंटू की होती है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है, वो रिपोर्ट आती है उसका गला दबा के मारा गया होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पुष्टि होती है। अब पुलिस वालों को सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक तो 8 दिन से पिंटू मिल नहीं रहा था, और मिला तो उसकी डेड बॉडी मिली। आखिर पिंटू को आखिर किसने मारा? पिंटू के परिवार वालों से पूछा जाता है। परिवार वालों कहते कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह से किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अब पिंटू जहाँ पढ़ता था, जिस रूम में सोता था, उस रूम की जब तलाशी की जाती है तो उस रूम से एक किताब निकलती है जो कि अश्लील होती है। पुलिस की टीम उस किताब को पन्ने पलटते पलटते लास्ट पेज पर आती है। उस पेज पर लिखा होता है श्याम बुक डिपो लालगंज। जब लोगों से पूछा जाता है, परिजनों से पूछा जाता है कि श्याम लाल बुक डिपो कहाँ है, तो बताते हैं लालगंज में है। अक्सर वहाँ से हम किताबें खरीदते थे और ये भी किताबें वहीं से लाता था। तुरंत पुलिस की टीम लालगंज बुक डिपो के पास जाती है, उनसे पूछती है कि क्या ये किताब आपके यहाँ की है? तो वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता है हाँ ये मेरे यहाँ की, और ये किताब तो पिंटू ले जाता है। अक्सर ऐसे जो नोवेल हैं वो बहुत सारे ले जाता था, और जब पढ़ने के बाद वो मुझे इसे वापस भी कर देता था। कि एक किताब उसने वापस की, उसमें एक लेटर भी निकला है, और ये लेटर मैं उसे देना चाहता था पर वो कई दिनों से आया नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं बताओ वो लेटर कहाँ है और लेटर कैसा है, दिखाओ। तो पुलिस वाले उस लेटर को देखते हैं। उस लेटर में जो लिखा होता है कि पिंटू बेटा अभी आप शांत रहिए, आपके अंकल को सब कुछ पता पड़ गया है, अभी कमरे में मत आना। इस तरह की बात उसमें लिखी होती है। अब पिंटू के परिवार वालों से पूछा जाता है कि अंकल ये किसे कहता था, तो पता लगता है कि उसके घर में एक किराएदार था विजेंद्र, जो उसे अक्सर अंकल कहता था। विजेंद्र के रूम में जाते हैं पुलिस वाले, वहाँ की तलाशी ली जाती है। तो जो उसकी पत्नी की जो नोटबुक होती है उसकी हैंड राइटिंग उससे मैच कर जाती है। की पत्नी से पूछा जाता है कि ये किताबें आपकी हैं और ये हैंड राइटिंग आपका है, तो वो कहती है हाँ ये मेरी है। तो ये पिंटू की जो मकान मालिक होती है विजेंद्र की पत्नी, वो अक्सर उससे यही गंदी किताबें मंगाती थी। मंगाने के बाद पढ़ती थी। एक दिन पिंटू पास में ही बैठा होता है। वो जो लेडी होती है विजेंद्र की पत्नी, वो नॉवल पढ़ रही होती है। तभी वो इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और जब कभी भी उसे मौका मिलता था, पति अक्सर जब घर से बाहर जाता था तो वो उस पिंटू को बुला के अपने साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब कभी भी उसका मन करता था वो खूब मज़े लेती थी, उसके साथ खूब समय बिताती थी। शुरुआत में तो पिंटू को कुछ अजब लगा था कि ये क्या है। उसके बाद वो उसकी आदत पड़ गई और वो अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन विजेंद्र घर के बाहर जाता है। वो कहता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौट के आ जाऊँगा। तब वो ये बहाने करता है जाने का, और 2 घंटे के बाद पुनः वापस आता है। जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पिंटू के साथ नग्न अवस्था में पड़ी है और वो उसके साथ संबंध बना रही होती है। तभी उससे गुस्सा आता है। पिंटू तो घर से अपने घर चला जाता है और उस पत्नी को मारता है, पीटता है। पीटने के बाद उसे हिदायत देता है कि फिर कभी अगर मैंने इसके साथ तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अगली सुबह पिंटू के स्कूल के करीब जाकर वीरेंद्र रुक जाता है। वीरेंद्र रुकता है तो उस पिंटू से कहता है कि बेटा मैं भी घर जा रहा हूँ और तुम भी घर जा रहे हो, क्यों ना दोनों साथ में चलें। तभी पिंटू दोनों एक नज़दीकी गांव जाते हैं। वहाँ जाके वीरेंद्र दारू पीता है। 3 साथी और होते हैं, वे भी दारू पीते हैं।
तब पिंटू से पूछता है कि तुम अपनी आंटी के साथ कैसे कैसे क्या करते थे। तो वो सब कुछ बता देता है, और जैसे ही बताता है, जैसे ही उसका गुस्सा बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है और पिंटू का गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो प्राथमिक विद्यालय के सेफ्टी टैंक में उसको डाल देता है। डालने के बाद फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस ने वीरेंद्र, उसके मकान में जो नौकर होता है, उससे 3 दोस्त उसके और होते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। साथियों, जब कभी भी आपके बच्चे बड़े हैं तो अक्सर उनके जो किताबों के थैले होते हैं, जो बैग होते हैं, उन्हें ज़रूर खोल कर देखना चाहिए। उनकी किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो क्या लिखते हैं। और जब कभी भी वो समय मोबाइल पर ज़्यादा बिताते हैं तो उनके मोबाइल को भी चेक करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि संगत बहुत बड़ा असर लाती है हमारी जनरेशन के ऊपर। साथियों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।